नमस्कार, मैं हूं अनुराग शाह। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग से। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। राज्य में सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है, जिसके लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी में कांटे की टक्कर है। इन दो गठबंधनों में 6 बड़ी पार्टियां एक गुट बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में टूट के बाद इस बार कुल 158 दल चुनाव के मैदान में है। 4136 प्रत्याशियों के लिए 9 करोड़ 70 लाख वोटर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में सुरक्षा के लिए साथ साथ वोटर्स की सहूलियत के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। अब बात कर लेते हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव की भी। आज झारखंड के अंदर दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में जो विधानसभा की 38 सीटों पर मतदान जारी है, इस चरण में करीब 1.25 करोड़ वोटर्स 528 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इससे पहले चरण का मुकाबला, पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है 13 तारीख को, और दूसरे चरण के अंदर आज 38 सीटों की वोटिंग है। झारखंड की बात करें तो वहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में मुकाबला है। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन जैसे दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। अगली सरकार के लिए जो 38 सीटें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरे चरण में बाजी मारने वाले के हाथ में सत्ता की चाबी आएगी, क्योंकि दूसरा चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों ही गठबंधन के लिए। अगर हम एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, जिसमें महागठबंधन में मौजूदा सरकार की जो पार्टियां हैं जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को हो चुका है और पहले चरण के अंदर अच्छा प्रतिशत मिला था। करीब 66% से अधिक जो है वो वोटिंग हुई थी पहले चरण के अंदर। तो अब महाराष्ट्र विधानसभा में जो वोटिंग हो रही है आज, और हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ी है। सीधा हम अंजलि के पास चलते हैं। जानना चाहेंगे अंजलि, आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, कौन से पोलिंग बूथ से है, और किस तरह की हलचल है, कौन कौन से दिग्गज अभी वोट डाल चुके हैं, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वोटर्स की जो भी वोट डालने आ रहे हैं? अगर आपकी बात हो पाई है तो किस एक्सपेक्टेशन के साथ वोट डाल रहे हैं और वोटर्स के लिए क्या बड़े मुद्दे हैं? अंजलि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। एक और सहयोगी हमारे साथ है, आस्था चोपड़ा भी जुड़ी हुई है। आस्था, आप कौन से पोलिंग स्टेशन से हैं और आपकी भी वोटर्स से बात हुई होगी, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में? किन मुद्दों पर वोटर्स वोट डाल रहे हैं और किस तरह का माहौल है आप जिस पोलिंग स्टेशन पे हैं? बिल्कुल अनुराग, अभी मैं इस समय पेडर रोड के विला थेरेसा स्कूल में हूँ इस समय, और इस समय अगर देखा जाए तो यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम दिख रही है। और बोला जाए तो भीड़ नहीं, सिर्फ चुनिंदा 1-2 लोग आ रहे हैं, जो कि सुबह के मुताबिक भी थोड़े कम है। हाँ, सुबह से हमको थोड़े मार्केट फेसेस जरूर मिले। शैलेश हरिभक्ति, एन चंद्रा भी थे यहाँ पे, अपना वोट कास्ट करने आए थे। वो उन्होंने कुछ मुद्दों पे बोला है कि जो मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस साल बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था, लेकिन उनको और आशा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो लाइंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, इस पे और काम होगा। इसी के लिए वो वोट करने आए हैं। उन्होंने स्टेबिलिटी पे, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे वोट किया है, मुंबई की ग्रोथ पे वोट किया है। तो ये जो मेन मुद्दे थे, इन पर मार्केट फेसेस जो हमने जो भी आए हैं यहाँ पे वोट करने, उनके लिए वोट किया है। साथ ही साथ अगर हम आम लोगों की बात करें जो हाउसवाइफ है, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है कि जो महंगाई दिखने को मिल रही है अभी बाजारों में, सब्जियों में, मसालों में, ये सब दिक्कतें बाहर आई हैं, सामने आई हैं। तो उनको आशा है कि ये थोड़ा कम होगा, ऐसा उनका नजरिया है। उन्होंने इन मुद्दों पर जरूर बात करी है। वोटर टर्नआउट की बात करें तो अभी सिर्फ 32% महाराष्ट्र में वोटिंग दी गई है, और यहाँ पे भी देखा जाए तो भीड़ बहुत कम है। और अभी बजने को आए हैं, 2 बजने को आए हैं, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा नहीं देखा जा रहा है कि लोग आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मलाबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसमें
यहाँ पे जो खड़े हुए हैं सीट के ऊपर जो खड़े हुए हैं मिस्टर लोढ़ा जो खड़े हुए हैं वो भी आए थे यहाँ पे, यहाँ का पूरा जायजा लेने आए थे। उन्होंने भी बात करी कि वो ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, इन सब पे फोकस करेंगे। तो ये मुद्दे बाहर निकल कर आए हैं जो मेन है, वो ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुंबई की ग्रोथ, ये मुद्दे सामने आए हैं यहाँ पेडर रोड पे इस समय। बिल्कुल, हमारे साथ अंजलि भी जुड़ी हुई है। क्या अंजलि, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी अनुराग। अंजलि, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, आपकी भी आप जिस पोलिंग स्टेशन पे हैं वो हाई प्रोफाइल पोलिंग स्टेशन है, तो अभी तक किन किन दिग्गजों ने वहाँ वोट डाला है और किस तरह की अपील जो है दिग्गज वोट डालने आ रहे हैं वो कर रहे हैं? तो सुबह हमने पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर है उनसे बात की थी और उन्होंने सभी वोटर्स को कहा है कि बड़ी संख्या में आप अपना मतदान करें, क्योंकि जो भी आज वोट डालने आएंगे वो अगले 5 वर्षों के लिए महाराष्ट्र के शिल्पकार होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्हें ये उम्मीद है कि 60% से ज्यादा मतदान महाराष्ट्र के इस विधानसभा इलेक्शंस में हो। उन्होंने यहाँ के इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की भी तारीफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि लंबी कतारें होने के बावजूद भी जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथली हुआ है और वोटर्स जल्दी अपना मतदान कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने ये कहा कि काफी सारे कैंडिडेट्स को वो पर्सनली जानते हैं और उनके साथ काम कर चुके हैं और सभी कैंडिडेट्स ने, इस कॉन्स्टिट्यूएंट की सभी कैंडिडेट्स ने इंडस्ट्रीज को हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन इस बार अपना मतदान देते हुए उन्होंने ये ध्यान में रखा है कि जो कोalition महाराष्ट्र का और इस पूरे स्टेट का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर कर सके और इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ा सके, उस कोalition को उन्होंने आज वोट दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र अब पूरे देश भर की तुलना में इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है और उसे आगे लेके जाना और इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना, इन मुद्दों को लेकर उन्होंने आज अपना मतदान दिया है। कॉर्पोरेट इंडिया की हमेशा उम्मीद रहती है कि जो इकोनॉमिक फ्रंट पे रफ्तार बढ़ती रहे और महाराष्ट्र एक ग्रोथ इंजन है देश की इकोनॉमी का। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ AK मिश्रा भी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज ET नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। आपसे मैं यही समझूंगा, अभी तक 32% वोटिंग हुई है, तो इसको क्या माना जाए, आंकड़ा कहां तक चला जाएगा और कौन सी अघाड़ी के लिए, महायुति या फिर MVA, किसके पक्ष में ये वोटिंग होती हुई आपको ज्यादा दिख रही है? किसका अभी इस वोटिंग परसेंटेज के बाद आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत पलड़ा भारी है? जी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सुन पा रहा हूं सर। ओके, देखिए महाराष्ट्र का चुनाव अगर देखा जाए तो जैसे 6 पार्टियां हैं और निर्दलीय हैं, भले ही 2 युति वहां पे बनी है आमने सामने, तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मतलब चुनाव हो गया है। जिस तरीके से आप झारखंड में देख रहे हैं कि जनता के रुझान, वोटिंग परसेंट ने वहां पे मामले को क्लियर कर दिया है। अगर यहाँ 32% हुआ तो मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए कि 60 to 65% से ज्यादा ये वोटिंग परसेंटेज लास्ट तक, शाम तक होते होते एंड पॉइंट तक नहीं जा पाएगा। अब जरा डायनामिक्स को समझ लें। देखिए, एक सिचुएशन ये होती है चुनाव में कि जब मुद्दे बड़े प्रभावी होते हैं और जनता या 2 पार्टियों को पसंद या नापसंद करने वाली जनता उस मुद्दों से अपने आप को जोड़ती है, तो वो सड़कों पे उतरती है, बड़ा प्रभावी रहता है और वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है, शुरू से ही लाइनें लगी रहती है। झारखंड में ये दिख रहा है, महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? लोग बोल रहे हैं कि जी बॉम्बे में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, मैं पक्ष विपक्ष दोनों की बात करता हूं। बॉम्बे में जो चुनौतियां सन 70 के दशक में थी, 60 के दशक में थी, वो आज भी है वो वहां पे। तो वहां पे ऐसा कोई मुद्दा दोनों पार्टियां मिलकर के नहीं जो है बना पाई, और उसके पीछे कारण एक ये भी है कि जब बहुत ज्यादा दल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेता हो जाते हैं, तो वो खिचड़ी टाइप की हो जाती है। कोई एक फिक्स मुद्दा जो है जा नहीं पाता है, तो जनता ऐसे में थोड़ा सा उदासीन रहती है और फिर हर जनता का या छोटे छोटे ग्रुप के अपने अपने मत होते हैं और उस हिसाब से वोट बट जाते हैं। क्लियर कट वहां पे
मार्जिन आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र की सिचुएशन है। इसके परिणाम क्या होंगे? पहला परिणाम ये होगा कि जिसकी भी विक्ट्री होगी, और विक्ट्री में भी बीजेपी प्लस का जो है वो ज्यादा मुझे दिख रहा है कि वो जीतेंगे, वो बड़ा मार्जिनल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगा मिश्रा जी, हमारे साथ हमारी सहयोगी तेजश्री जुड़ी हुई है झारखंड के देवघर से। तेजश्री, बताइए, जिस तरह से अभी मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि झारखंड में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हुई है वहां से कुछ रुझान मिल रहे हैं, तो अभी तक की क्या स्थिति है, कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई है, और जो दूसरे चरण में कौन से ऐसे दिग्गज नेता है जिनकी सीटों के लिए वोटिंग हो रही है? जी अनुराग, देखिए यदि हम अभी तक के यदि मतदान प्रतिशत की बात करें तो 47.92% अभी तक का मतदान है। ताजे आंकड़े ये 1 बजे के बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। लेकिन आपने जैसे पूछा कि कौन यहाँ पर सबसे प्रतिष्ठित चेहरे हैं, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है इस बार, तो कांटे की टक्कर है इस बार जेएमएम और बीजेपी के बीच। लेकिन आपको बता दें कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, इसके साथ साथ सीता सोरेन, बाबूलाल मरांडी, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिनका इस बार सेकेंड फेज में यानी कि दूसरा जो चरण है मतदान का, उसमें इनकी अग्नि परीक्षा है। लेकिन साथ ही साथ यदि हम देखें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी देवघर में है, और आपको बता दें कि ये सारा जो दूसरे चरण का जो मतदान का क्षेत्र है उसमें संथाल परगना जो है उसका सबसे ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल वोटर्स हैं, आदिवासी वोटर सबसे ज्यादा हैं। और ऐसे में आदिवासी वोटरों के लिए ही कई सारे ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी और जेएमएम दोनों ने ही इसका जिक्र अपने भाषणों में किया है, अपने मैनिफेस्टो में भी, इस घोषणा पत्र में भी उनके लिए कई सारी बातों का जिक्र किया। और यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात को साफ तौर पर बड़े ही मुखर रूप से कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा घुसपैठियों को शरण देता है, उनके लिए उनके पास हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन जो आदिवासियों का हक है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं दे पाता है। और वहीं हम देखें जेएमएम, तो जेएमएम ने भी पलटवार किया बीजेपी पे और कहा कि बीजेपी यदि आती है तो आरक्षण हटा देगी और साथ ही साथ आदिवासियों का हक भी छीन लेगी। तो देखिए सियासी वार पलटवार तो लगातार यहाँ पर जारी रहा, लेकिन महिला वोटरों को भी रुझाने के लिए कई सारी योजनाएं, जैसे गोगो दीदी योजना, मैया समान योजना, ये सारी योजनाएं जो है वो लागू की गई। लेकिन हम यदि जमीनी स्तर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है अच्छा शिक्षण, जिसे कहेंगे हम क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल की सुविधाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हर चुनाव के अंदर ये मुद्दा होता ही है आम लोगों के लिए, अच्छी शिक्षा और अच्छा हेल्थ केयर। तेजश्री, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। अंजलि, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आज आइए आपको सुनाते हैं कि आज बड़े दिग्गज जिन्होंने वोट डाला उन्होंने क्या कहा है, क्या अपील की है। महाराष्ट्र के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने और इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने वोट डालने के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग भारी संख्या में वोट डालने निकलेंगे और इस बार अपेक्षा से अधिक वोट होगा और लोग एक अच्छी सरकार जो महाराष्ट्र में विकास को गति दे, प्रगति को गति दे, ऐसी सरकार के लिए वोट करेंगे। To incentivize companies, we have to make it easier for industrialists to set up manufacturing units here. We have the talent, we have the human resources, but we do not have incentives from government. We have to be on overdrive. The government in power, which comes to power, has to be an overdrive, trying to encourage Indian industrialists to set up factories here, make it easier for them to get land. Gujarat has taken a lead over Mumbai, over Maharashtra, and we should try and convert it. Coalition. It's a three-party coalition, and that is not chaotic, but it's worked well. It has worked well. At the start, there were some issues, but the last few years, it's been working well. It's well coordinated, and one party doesn't accuse the other party of saying something, and it's this three-member party has worked. एक बार फिर मैं हमारी सहयोगी अंजलि पलोत के पास जाना चाहूँगा। अंजलि, आपसे जानना चाहूँगा
क्योंकि आप मालाबार हिल कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, दिग्गज निवेशक कह दीजिए, कॉरपोरेट से है जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ से जो एमएलए हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा लगातार 5 या 6 बार से एमएलए हैं, तो वहाँ के लोग जो वोट डालने आ रहे हैं उनके क्या इश्यूज हैं, जो अगर आपने उनसे बात की हो तो? जी अनुराग, तो जैसे कि आपने कहा, ये मुंबई का काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है और यहाँ पर बड़े सारे कॉरपोरेट्स भी रहते हैं और उनका भी मतदान इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है। तो लोगों से बात करने पर हमें पता चला है कि वही मुद्दे जो आम जनता के होते हैं, वैसे ही मुद्दे यहाँ पर भी है। महंगाई को लेकर भी लोगों ने काफ़ी बात की है और कहा है कि इसे भी कंट्रोल में लाना ज़रूरी है और ये उनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो जिसे भी चुनकर लाए वो इस महंगाई के मुद्दे पर भी काम करे। इसके साथ रीडेवलपमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि यहाँ के सभी कैंडिडेट्स अपने कैंपेनिंग में भी शामिल कर चुके हैं। काफ़ी सारी पुरानी बिल्डिंग्स जो है उन्हें रीडेवलपमेंट में डाला जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी मुंबई के सबसे पुराने इलाकों में से एक है और कई सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर जल्द ही रीडेवलपमेंट में जाने वाली है। और इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों ही कैंडिडेट्स ने अपने अपने प्रस्ताव रखे हैं। इसी के साथ साथ जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी लोगों ने कहा है कि वो अपने कैंडिडेट से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है और हमारी एक और सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, हमने देखा है कि आप सुबह से बड़े बड़े दिग्गजों से बात कर रही हैं। अभी आपका जो इंटरेक्शन था दीपक पारेख के साथ भी हमने सुना, इसके अलावा आरबीआई गवर्नर से भी आपने बात करी। तो क्या जो कॉरपोरेट इंडिया है उनकी क्या उम्मीदें हैं और इसके अलावा किस तरह का एक जो मैसेज भी है, जो दिग्गज हैं जो कई दशकों से वोट डालने आ रहे हैं, वो यंग जनरेशन को दे रहे हैं कि वो आए और वोट डाले और अपनी भी भागीदारी दें? बिल्कुल, इस पर्टिकुलर बूथ की अगर बात करें, एक्टिविटी हाई स्कूल यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा, आरबीआई गवर्नर नवीन अग्रवाल भी यहाँ पर आए हुए थे और इसके अलावा दीपक पारेख भी यहाँ पर अपना मतदान कर गए हैं और तीनों से कई सारे व्यूज आए हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वेडनेसडे होने के कारण कई सारे लोग जो है सिटी के बाहर चले जाते हैं इस दिन, इलेक्शन डे पर जब हॉलीडे होता है, तो वोटर टर्नआउट उनका एक्सपेक्टेशन था कि इस बार बेहतर हो। यूजुअली 50 to 60% ओवरऑल वोटर टर्नआउट मुंबई में देखा जाता है और काफी लो है अगर इसे कंपेयर करें तो। बट उसके अलावा जो नवीन अग्रवाल है, उन्होंने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करना ज़रूरी है और इसके अलावा महाराष्ट्र एज अ स्टेट फॉर बिजनेसेस अगर इनकी बात करें तो ये भी फेवरेबल कंडीशंस हैं उनके हिसाब से इस स्टेट के अंदर। और दीपक पारेख उनका कहना ये है कि मुंबई के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो काफ़ी हो रहा है, पर स्लम रिहैबिलिटेशन को लेकर एक अहम मुद्दा उन्होंने बताया कि होना चाहिए, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो एक कंप्लीट सिटी की तरह नजर आएगा। ओवरऑल ये कॉर्पोरेट इंडिया से या ये टॉप हेड हॉन्चोस से ये मैसेज आ रहा है। और अगर वोटर टर्नआउट की बात करें तो आप जानते ही हैं, आप भी फील्ड पर थे, काफी लो वोटर टर्नआउट है एज फार एज यूथ इनकी बात करें। और अभी फिलहाल 1 PM के वोटर टर्नआउट महाराष्ट्र में 32% है, जैसा कि आपने कहा। और मुंबई, ठाणे ऐश्वर्या, उम्मीद करते हैं कि अभी भी कुछ घंटे बाकी है और ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आएंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और कॉर्पोरेट दिग्गज की। कॉर्पोरेट ग्रुप में पिरामिल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामिल अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। अजय पिरामिल सन 1977 से लगातार मतदान कर रहे हैं। पिरामिल ग्रुप की वाइस चेयरमैन स्वाति पिरामिल ने भी लोगों को वोट डालने की अपील की। स्वाति पिरामिल ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस जरूरी है। आइए सुनते हैं अजय पिरामिल और स्वाति पिरामिल ने क्या कहा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग जोशी ने उनसे खास बातचीत की।
मेरा तो एक ही संदेश है सभी नागरिकों के लिए कि आप आएँ, अपने घर से निकल के वोट करें। आप देखेंगे कि ये आपकी हक मिलता है, ये आपकी ड्यूटी है कि सभी आके वोट करें। प्रोसेस बहुत साधारण, बहुत सिंपल है। आप आइए, 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं, और वोटिंग सेंटर्स भी इतने हैं कि आपको घर से आने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो मेरी तो यही आपसे प्रार्थना है कि आप आके वोट करें। मैं 1977 से पहली बार वोट कर सका और आज तक वोट करते आया हूँ। आप भी इसमें भाग लीजिए। एक नागरिक और एक उद्योगपति होने के नाते आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है, आपकी क्या कामनाएं हैं देश के लिए, देश की उन्नति के लिए? देश की उन्नति के लिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि अपने जो जीडीपी है वो आगे चलती बढ़ती रहे। आज देश दुनिया में देखेंगे तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है जीडीपी में। ऐसा बोलते हैं कि 3रे नंबर तक तो ज़रूर आ सकते हैं सिर्फ 4-5 साल में। तो इसीलिए, और महाराष्ट्र इसमें बहुत योगदान होगा, सबसे ज़्यादा योगदान महाराष्ट्र का भी होगा। तो इसमें महाराष्ट्र को कैसे इंडस्ट्री और डेवलपमेंट करें। एक दूसरी भी मेरी यही है ख्वाहिश कि महाराष्ट्र के कई ऐसे भी ज़िले हैं, कई जगह हैं जहां काफ़ी गरीबी है, काफ़ी तकलीफ़ है, उनको भी कैसे लाएं, उनको भी कैसे बढ़ावा दें ताकि उधर के लोग पिछड़े नहीं रहें। तो हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा बने हुए हैं। मिश्रा जी, आपने कई सारे बड़े दिग्गजों को सुना, जिसमें आरबीआई गवर्नर से लेके अजय पिरामल, इसके अलावा दीपक पारेख एचडीएफसी, उनके द्वारा जो अपना पर्सपेक्टिव रखा गया, और इसके अलावा अगर हम ग्रामीण भाग की बात करें तो उन दोनों के पर्सपेक्टिव आपके मुताबिक कितने मैच होते हैं? जो कॉर्पोरेट इंडिया अपनी बात कह रहा है और इसके अलावा जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनकी भी अपनी दिक्कतें हैं, उनकी भी अपनी उम्मीदें हैं, उनकी भी अपनी मांगे हैं। आपका बड़ा जीनियस क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो हमारे देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके साथ हम और अभी आप जुड़े हुए थे और बातचीत कर रहे थे, और दूसरी तरफ जनता है। आप ये मान लीजिए, तो उद्योगों का और जनता का जब बेटर सामंजस्य होता है तभी देश का एक सर्वांगीण विकास होता है। इनका अपना एक बहुत अहम रोल होता है। उद्योगपतियों का राष्ट्र को आगे बढ़ाने में बड़ा अहम रोल होता है, और पॉलिटिक्स जो होता है वो एक ब्रिज का काम करता है उद्योगपतियों को और जनता को जोड़ने के लिए। यानी उद्योगपतियों की कार्य योजनाएं, उनकी स्ट्रेटजी को इस तरीके से डिवाइस किया जाए कि वो राष्ट्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए हो। तो जो अभी मैं मैसेज देख रहा था पिरामल जी ने दिया और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी थे उनके मालिकों ने जो दिया, ये बहुत अहम चीज है। चाहे मुंबई के विकास की बात हो, और ऐसे में सरकार ही अंतिम आस होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बॉडी गवर्नमेंट होती है। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से और सेंटर गवर्नमेंट से किस तरह की वो योजनाएं बनाए, इस चीज का बिल्कुल अधिकार है हमारे इन उद्योगपति भाइयों को रखने का। उनके अपने एक्सपीरियंस होते हैं और गवर्नमेंट को वो शेयर करते हैं और करते रहना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी लाए तो उसमें उद्योगों को बढ़ाने के लिए और अच्छा हो सकता है, जिसके जो है कि साइड बेनिफिट हमें मिलते हैं। आप देखिए, रोजगार बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते दामों पे क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आम पब्लिक तक जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर के पहुंचता है। तो जिससे कि एक फीलिंग आती है, एक डेवलपमेंट की फीलिंग आती है, लाइफ इजी होता है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे उद्योगपतियों को केवल वोटिंग डे के दिन ही नहीं, बल्कि साल भर में 365 डेज तमाम ऐसे मौके आते हैं जब इनको बाहर आके अपने आप को समाज से जोड़ना चाहिए। ये केवल कॉर्पोरेट मीटिंग में, चैम्बर्स में बैठने वाले, बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी आपने कि कॉर्पोरेट इंडिया को केवल वोटिंग के दिन ही नहीं, 365 दिन या फिर जब जो मौका मिले बाहर आकर समाज के अंदर चेतना जगानी चाहिए। अपनी जो भागीदारी है, अपने जो विचार है वो समाज में रखने चाहिए। इससे पूरे समाज का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमारी जो 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ी,
उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि, ऐश्वर्या और आस्था, आप तीनों ने हमें जो डिटेल्स दी, हमारे दर्शकों को डिटेल्स दी, आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपको हम छोड़ जाएंगे। जाने माने गायक कैलाश खेर ने अपने अंदाज में लोगों से लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेने की अपील की है। तो बुलेटिन के आखिर में हम आपको छोड़ जाते हैं कैलाश खेर की इस अपील के साथ। आज बहुत ही शुभ दिन है फिर से वोटिंग का। वोटिंग हमारे लिए एक भारत का सबसे बड़ा पर्व है। क्यों है पर्व? क्योंकि हर भारतीय को वोट देने का एक गर्व है। ये एक ऐसा त्योहार है इस पृथ्वी पर, यदि हर भारतीय ये समझ ले बस, तो जितने भी दुख हैं, जितनी भी बुराइयां हैं इस धरती पर, समाज में, मनुष्य में, वो एक आपकी वोट से, आपकी वोट की चोट पता नहीं है कितने लोगों को ठीक कर सकती है। एक पहली चोट है जो ठीक करने के लिए होती है। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। ऐ मेरे भारतीयों, शिकायतें तो हम सब करते हैं, मुश्किलों से तो हम सब डरते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए इतने उत्साह से वोट करने निकलते हैं? नहीं निकलते। बहुत सारे ज्ञानियों को मैं जानता हूँ, इंटेलेक्चुअल्स को जानता हूँ, बातें तो करते हैं, कमियां भी निकालते हैं, कभी सरकार की, कभी सरोकार की, कभी समाज की, कभी मनुष्यों की, कभी कम्युनिटी की। खामियां निकालना बड़ा आसान है। खामियों को दूर करने के लिए क्या आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वो ज़रूरी होता है। बस कुछ मत करिए, आज के दिन घर से निकलिए, वोट तो दीजिए कम से कम। वोट की शक्ति को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। ये कितना गौरवमयी दिन है, कितना गौरव वैभवशाली दिन है। आज के लिए अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी आवश्यकता इस धरती पर है। एक वोट की शक्ति कितनी बड़ी होती है। कभी कभी अयोग्य लोग इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि योग्य लोग ज्ञान देने में रह जाते हैं, वोट नहीं देते। आप ज्ञान न दीजिए, ध्यान दीजिए। ज्ञान से दुनिया नहीं चलेगी, ध्यान से चलेगी। तो बस यही आज का हमारा संदेश है आप सभी के लिए। आप सभी प्यारे लोग हैं, अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। पुरुषार्थ जो करते हैं, मेहनत जो करते हैं, वो परिश्रम दिखता है मेरे देश की तरक्की पर, मेरे मोहल्लों की तरक्की पर, मेरे कॉलोनियों की तरक्की पर, मेरे सड़कों की तरक्की पर, मेरे विकसित भारत के लिए, मेरे विकसित महाराष्ट्र के लिए, मेरे विकसित मुंबई के लिए, और तो और मेरे विकसित